Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. काफी डिश हो जाता है। अब आप ऐसे समझो सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी फ्यूल जब आप बर्न करते हैं तो उसमें जितने ज्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन निकलता है। जब आप गैस बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे नेचुरल गैस उसमें सिर्फ एक कार्बन निकलता है वो खून गैस। और 2 नंबर पे हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से, तो वहां पर क्या इसका इस पर्सपेक्टिव में क्या कैसे दिखते हैं जरा? ज्यादातर कोल बेस्ड। तो नेचुरल गैसेस जो वहां पर है आपके यूएस में, तो उसकी क्या जो कॉस्ट होती है वो कम होती है यहाँ से? जी, नेचुरल गैस एक यूएस में बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे आप कहीं भी जो ऑयल फील्ड है उसमें बाई प्रोडक्ट की तरह नेचुरल गैस है। तो पावर प्लांट कोई मशीन नहीं है, तमीज सीखी हुई आग है। जी, आग का एवोल्यूशन है, वो एनर्जी भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी यही से। तो कोल हो या गैस या न्यूक्लियर, जो अभी आपने न्यूक्लियर की बात की, तो थर्मो पावर का दिल क्या ये सेम क्यों रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ऐसे समझे, जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी वही प्रोड्यूस करता है। अब जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए घुमाने की जरूरत है जी, जिसमें सोलर रेज को कंसंट्रेट करके स्टीम बनाई गई है जी, और फिर वापस वही स्टीम टरबाइन जनरेटर का प्रोडक्शन किया है। तो टेक्नोलॉजीज है, लेकिन आपको सोलर जो एनर्जी है वो आपको सिर्फ 40% एफिशिएंसी दे सकती है। इसकी वजह है कि 12 घंटे तो लेकिन इको फ्रेंडली होगा ये। इको फ्रेंडली जब आप लगा देंगे उसके बाद रहेगा, लेकिन जब उसको प्रोड्यूस करने में वो वाला तो रहेगा, कार्बन तो निकलेगा, इसकी वजह से तो रहेगा, लेकिन जो फ्यूल और जो रॉ मटेरियल्स की वजह से जो पोल्यूशन है इंडिया में, तो कोल से तो और ज्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन से, फ्लाई एश से, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, यूटिलाइज होता है, और कार्बन तो होता ही होता है, वो तो रहेगा। लेकिन ये 2-3-4 चीजें जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो पोल्यूशन है उससे बचाया जा सकता है जी। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। सोलर देखिए 2 तरीके की कॉस्ट होती है। तो जैसे सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। तो तबे साहब, आपका इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप यहाँ से वहां गए, क्या किया? जी शुक्रिया। मैं 1998 में मैंने फर्स्ट अपनी से बैचलर्स कंप्लीट की। उसके बाद मैं यूएस गया, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की और फिर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि वर्किंग नाउंस कंपनी है, वहाँ पे मैंने शुरू में इंजीनियर की तरीके से जॉब शुरू की और moved on in my career and finally became global head, executive, general manager, senior director, जो भी कहना चाहिए। सेम टाइप की प्रोफाइल होती है। and I'm managing about $4 billion ग्लोबल हेड, वर्टिकल ग्लोबल हेड या जी प्रोजेक्ट्स एजुकेशन का, जिसमें एरोडेरिवेटिव बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कस्टमर फ्लाइट से बनाते हैं जी। एरोडेरिवेटिव का मतलब एयरक्राफ्ट इंजन का निकाला हुआ इंजन, डेरिवेटिव मतलब चेंज करके उसको गैस टरबाइन में कन्वर्ट करते हैं और उससे पावर जनरेशन की एप्लीकेशन। अच्छा, ये अभी शुरू किया है जी। मतलब यू आर एमबीए आल्सो, आई थिंक। जी, मैंने एमबीए किया है जी। तो वहीं से किया जी, वैसे ही एमबीए किया है। मेरा एमबीए था एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपका सीईओ, सीनियर डायरेक्टर, इस तरीके के लोगों के साथ एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इट्स नॉट लाइक रेगुलर एमबीए कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ज्यादातर ट्रेनिंग यहाँ पे मुझे सीनियर लीडर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट प्लानिंग और इसके बारे में डिस्कशन। ओके, तो ये एरो इंजन होता है जी, वो जब वो स्वीट होता है इसको इस्तेमाल करते हैं जी। वो ब्रांड न्यू इंजन होता है, ये सही इंजन होता है जिससे बड़े बड़े प्रॉफिट्स होता है, 767, 747 उसके नए इंजन होते हैं, उसको स्लाइटली मॉडिफाई करके इस एप्लीकेशन में लगाए। ओके, उस लेवल का सेम ही होता है। ओके,
फर्क ये होता है कि जो आप एयरक्राफ्ट में देखते हैं उसमें सामने बड़ा सा फैन लगा होता है। जो हम लोग यूज करते हैं वो फैन हटा देते हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें जनरेटर लगा। इसकी फ्यूलिंग तो बहुत महंगी होगी। फ्यूलिंग डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है। इसकी एफिशिएंसी बाकी जो रेगुलर जनरेटर टर्बाइन्स होते हैं उससे बेटर होती है। तो ओवरऑल नेट देखें आप तो फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होने की वजह से कॉस्ट कम है। तो ये इसका बेनिफिट। अच्छा, कॉस्ट कम आती है इससे। ऑपरेशन कॉस्ट और मतलब इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है जी। तो वो कॉस्ट कम हो जाता है। ओवरऑल देखेंगे तो आप जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च होता है वो कन्वेंशनल इंजन जो बड़े बड़े होते हैं उसका और इसका सिंपल साइकिल एप्लीकेशन में बेटर होता है। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्मल टेक्नोलॉजी है। जी तो थर्मल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में हम लोग देखते हैं वो कोल बेस्ड ही होता है आमतौर से क्या मैंने वही देखा है, कोल बेस्ड होता है। और इसमें कोल की अवेलेबिलिटी स्पेस बहुत ज्यादा लेता है, उसके बाय प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकलते हैं, जो स्टैंड बाई जो उसके रेसिडुअल्स निकलते हैं, एशेस निकलती हैं, जो वो सब भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारा, तो वो सब बच जा रहा है। जी काफी रिड्यूस हो जाता है। अब आप ऐसे समझे सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी फ्यूल जब आप बर्न करते हैं तो उसमें जितने ज्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन निकलता है। जब आप गैस बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे नेचुरल गैस उसमें सिर्फ एक कार्बन निकलता है, वर्किंग गैस। बहुत हुआ एथेन में 2 कार्बन। कोल में बहुत ज्यादा 6-7 कार्बन, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का कार्बन। और उसमें बाकी भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो कि पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं। तो कोल से काफी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कोल को कन्वर्ट कर देती हैं गैसेस में और बाकी चीजों को फिल्टर आउट कर देती हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इंडिया में ये खास तौर से कोल बहुत पाया जाता है, लिहाजा कोल के बेस पे यहाँ पे पावर प्लांट बहुत ज्यादा है। अभी भी काम चल रहा है, नेचुरल गैस अपना है, इसलिए नेचुरल गैस के जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है, ज्यादातर कोल बेस्ड। तो नेचुरल गैसेस जो वहां पर है आपके यूएस में, तो उसकी क्या जो कॉस्ट होती है वो कम होती है यहाँ से? जी नेचुरल गैस यूएस में बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आप कहीं भी जो ऑयल फील्ड है उसमें बाई प्रोडक्ट की तरह नेचुरल गैस है। कुछ एक ऐसी जगह है जो ऑयल फील्ड है जिसमें सिर्फ वो बर्न कर रहे हैं नेचुरल गैस, उसको रिलीज नहीं करना चाहते तो बर्न। तो इस तरीके की एप्लीकेशन है। बर्न करने से क्या? बर्न करने से ये होता है कि अगर आप नेचुरल गैस सीधे रिलीज कर रहे हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस की तरीके से बर्न करने से थोड़ा बहुत तब्दीली हो जाती है, CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जाते ही होगा ना, बिल्कुल CO2 कन्वर्ट ही होता है, उसका इम्पैक्ट तो होगा, सही सी बात है। इसीलिए उसको कोशिश करते हैं कि वहां पे पावर जनरेशन के प्लांट जैसे हम लोग का प्रोडक्ट है वो आप ऑन साइट लगा दें, तो जो गैस बर्न कर रहे हैं तो जीना उससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते। और फिर जो एग्जॉस्ट होता था उसका उसको ट्रीटमेंट के थ्रू काफी रिड्यूस कर दिया, इससे इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी रिड्यूस हुआ। तो टेक्नोलॉजीज भी हैं जिसपे यूज करते हैं टेन पाइप एग्जॉस्ट। तो यहाँ पर इंडिया कि यहाँ पर जो थर्मल पावर होते हैं कोल से होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली चीज है इंडिया में वो है एग्रीकल्चर। एक्चुअली एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन भी, अर्थ पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन भी, ये सब बहुत सारे। और 2 नंबर पे हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसकी वजह से। तो वहां पर क्या इसका इस पर्सपेक्टिव में क्या कैसा दिखते हैं जरा? यूएस और बाकी जो नेशंस हैं उसमें पावर प्रोडक्शन एक्चुअली नंबर 1 पे when it comes to pollution, क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज है लेकिन रेगुलेटेड है। इस वजह के पावर प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लोग अगर आप देखें तो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन और पोल्यूशन भी होता है। लेकिन सवाल दरअसल टेल पाइप एमिशन पे नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि किसी भी चीज का कार्बन फुटप्रिंट क्या।
कार्बन फुटप्रिंट वो डिफाइन करता है कि शुरू से आखिर उस लाइफ साइकिल में कितना कार्बन प्रोड्यूस हुआ। जी वो सही मेयार है ये जानने का, और जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो वाकई में कितना पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे जी। तो इसका ओवरकम करने के लिए भी कोई कुछ तरीके हैं? हैं। जी सोचा है? बहुत से तरीके हैं, जैसे आजकल ग्रीन एनर्जी का काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जी जिसमें सोलर है, फ्यूल सेल्स है, न्यूक्लियर पावर है, जो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर सोर्स है, जिसमें पोल्यूशन तो ऑलमोस्ट जीरो होता है। बस ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना और फ्यूल बनाने में जो कार्बन इमिट होता है वो तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ साइकिल में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर जो है काफी तो इस पर हम लोग बात करेंगे। जो हमारे यहाँ जैसे अगर नॉट रिप्लेस किया जी। किसी चीज को, रॉ मटेरियल्स को जी। जो बर्न करने के लिए, फ्यूलिंग के लिए, जी। तो फिर हमारा जो कोल है, कोल का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर कुछ और प्रोडक्ट किया तो वो भी हमें यूटिलाइज करना है, तो इसलिए जरूरी है तो कुछ और ही निकाला जा सकता है उसका मीडिया उसका। जी। ये तो नहीं किया जा सकता कि हम लोग स्विच कर दें जो आपका फ्यूल है, पेट्रोल और गैस, जी। नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम लोग तबरे साहब एनर्जी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना होगा कैसे करेंगे? जी, एनर्जी सिंपल है, आप कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ सोर्स टू अदर। अभी एनर्जी कई तरीके से हो सकती है, जैसे आपने गैस को बर्न किया या फ्यूल को बर्न किया, उससे हीट निकली, हीट से आपने स्टीम बनाया, स्टीम से आपने जनरेटर को चलाया। जी। दूसरा ये होता है कि आपने वही एनर्जी सीधे कंबस्टर में जाकर से आपकी कार है, कंबस्टर इंजन है, कंबस्शन होता है उससे, एयरक्राफ्ट है, कार है। तो एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम एक फॉर्म ऑफ सोर्स टू द अदर। अब इलेक्ट्रिसिटी में ये है कि आपने एक बार उसको प्रोड्यूस कर लिया, यू हैव टू यूज इट। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान की ह्यूमन सिविलाइजेशन इवोल्यूशन की जो कहानी है वो एनर्जी को कंट्रोल करने की कहानी है। जी। ये क्या कह सकते हैं? फायर, स्टीम, फिर मोशन, देन इलेक्ट्रिसिटी। डिसिप्लिन वर्सेस क्योस क्या है? जी, डिसिप्लिन, आपने केओस को डिसिप्लिन किया है। जी। आप एनर्जी को, आग है फॉर एग्जांपल, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें, आप उसे कंट्रोल ना करें तो वो क्या तबाही मचाएगी, और उसको आपने कंट्रोल करके इंजन के अंदर बंद कर दिया। जी। नाउ यू हैव कंट्रोल ओवर द केओस। अब आप अपनी कार चला सकते हैं, आप लाइट जला सकते हैं। ये है। तो पावर प्लांट कोई मशीन नहीं है, तमीज सीखी हुई आग है। जी। आग का इवोल्यूशन है, जी। वो एनर्जी भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी यही से। तो कोल हो या गैस या न्यूक्लियर, जो अभी आपने न्यूक्लियर की बात की, तो थर्मो पावर का दिल क्या ये सेम क्यों रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ऐसे समझे, जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी वही प्रोड्यूस करता है। अब जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए घुमाने की जरूरत है। जी, रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन, एक कोल पावर जिसमें आपने स्टीम बनाया, स्टीम टरबाइन लगाया, वो घुमा रहा है। दूसरा न्यूक्लियर पावर, सेम कॉन्सेप्ट है, आपने हीट प्रोड्यूस की, स्टीम बनी, स्टीम घुमा रहा है। तीसरा गैस टरबाइन जिसमें इंजन के अंदर आपने आग जलाई, इसको कंट्रोल किया, वो घुमा रहा है। चौथा ऑप्शन ये है, घोड़े लगा दें जो घुमाएगा ऑर्गेनिक स्टाइल। अल्टीमेटली जनरेटर को घुमाना है और जनरेटर ही प्रोड्यूस करता है। हाइड्रो पावर में भी यही होता है, तो जनरेटर ही घूम रहा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब उसको आपको घुमाना कैसे है, इसके हिसाब से जैसे सीखते हैं, घोड़े से शुरुआत कर सकते थे लेकिन किया नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टीम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इसमें? स्टीम दरअसल होता यह है कि आप हीट को किसी चीज में कन्वर्ट करें जो आपको रोटेशन और कंट्रोल दे सके, वो सबसे आसान तरीका उसका स्टीम है। जी। आपने एक बार स्टीम प्रोड्यूस कर लो, वही पानी जो अंदर रखा था उसका कुछ नहीं हो सकता था, ना ही गैस, उसको आपने प्रेशराइज कर लिया। अब उस प्रेशर को कंट्रोल करके आपने रोटेशन शुरू किया। अब उससे आप एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, तो आपने सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो न्यूक्लियर का हो सकता है, वो लकड़ियां जला के प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टीम, या गैस टरबाइन को किसी भी एंगल से आप स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट होता है वो बहुत हॉट होता है,
तो उसको भी यूज करते हैं स्टीम प्रोड्यूस। तो ये फ्यूल चेंज होने से ये फ्यूल्स हैं अल्टरनेटिव्स, तो इसके चेंज होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क क्या क्या होता है? रिस्क बहुत चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोल को ऑपरेट कर रहे हैं कोल प्लांट, तो उसका रिस्क बहुत ही डिफरेंट होगा कंपेयर टू एक गैस टर्बाइन या एक न्यूक्लियर साइट। तो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होती है। जैसे कोल प्लांट है उसमें प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट होता है, बॉयलर होता है और आग लगी होती है अंदर जो वाटर को बॉयल करता है, तो उसके अपने रिस्क हैं। गैस का जो होता है उसमें गैस अगर नेचुरल गैस लीक हो जाए तो जो नेचुरल गैस होती है वो ओडरलेस, जो हम लोग यहाँ सिलेंडर में यूज करते हैं वो उसमें ओडर ऐड की जाती है। अगर नेचुरल गैस किसी प्लांट में रिलीज होती है तो उसको आप स्मेल करके पता नहीं कर सकते। फ्लेमेबल भी नहीं फ्लेमेबल बहुत होती होती। है, वो नीचे बैठती है, सिर्फ नीचे डाउन होती है। अगर उसको स्पार्क कहीं नहीं मिला तो पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए सेफ्टी हर जगह। न्यूक्लियर प्लांट की अलग सिचुएशन में रेडिएशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं सेफ्टी। न्यूक्लियर यूरेनियम ये है, तो इसका मतलब स्मूथ प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? इन व्हाट सेंस? मतलब जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे या यूरेनियम और न्यूक्लियर में क्या फर्क है? यूरेनियम जो है वो मेटल है, वो बेसिकली फ्यूल है। एक कंडेंस फॉर्म में। जी, कंडेंस फॉर्म में। इसको इकबाल साहब का एक शेर है बड़ा बेहतरीन, लहू खुर्शीद का निकले जो जर्रे का दिल चीरे। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फ्यूल है क्या? वो आप यूरेनियम को स्प्लिट करते हैं। जब आप स्प्लिट करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे उसको बेसिकली आप पानी में डालते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, स्टीम बनाते हैं। फिर वही बात आ गई, स्टीम नाउ यूज स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल। तो ये है न्यूक्लियर का। उसमें छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं बहुत एटॉमिक। उसके अंदर रिएक्टर के अंदर उनको लगाया जाता है और फिर उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। जब वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम को चैनल की जाती है स्टीम टरबाइन में, जो कि रोटेशन देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। मतलब यही है पूरा कि फ्यूलिंग करके स्टीम पैदा करना, स्टीम से रोटेट करना और रोटेशन एनर्जी जनरेट करना। तो अब बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल्स हैं बहुत सारे, तो जिसका वेट कम है फ्यूल्स का, जैसे आपने यूरेनियम बताया, न्यूक्लियर को स्प्लिट करके यूरेनियम निकाला गया और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की गई। तो जिसका वेट कम है तो पर पावर ऑलमोस्ट अनबिलेबल। तो यूरेनियम का इतना स्पेशल क्या बनाता है यूरेनियम को? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उसकी खासियत ये है कि एक सर्टेन वेट जब उसका पहुंच जाता है एटॉमिक नंबर तो वो स्प्लिट हो जाता है। तो जब वो स्प्लिट होता है तो जिसमें आइंस्टीन की थ्योरी काम आती है, वह जो मास होता है, जो स्प्लिट होकर दो पार्ट बन गया, उनको जब आप टोटल वजन उसका करेंगे तो उसका वजन जो पहले एक पार्ट था उससे कम होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जो वजन चेंज होता है वो वजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में एनर्जी का वो कन्वर्जन होता है वजन के हिसाब से। लेकिन उसमें आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E = mc²। तो जो mc² उसमें c वो बहुत बड़ा नंबर है। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो उसकी वजह से छोटा सा मटेरियल, छोटा सा मास ह्यूमनस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप अगर पावर डेंसिटी देखें, कितने बड़े पैलेट की जो पावर डेंसिटी होती है वो तकरीबन 1000 बड़े बड़े जो गैलेंस होते हैं वो बनते हैं उसके बराबर। इतना बड़ा पैलेट। तो जो पी डेंसिटी की बात करें, न्यूक्लियर बाय पार्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट। इतना सा फ्यूल इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस। अच्छा, वो स्प्लिट हुआ, एनर्जी जनरेट की, फिर ये बचा क्या इसमें? इसमें यूरेनियम के दो पार्ट बचे। जैसे आपने शुरुआत की इतने बड़े 1 किलो का यूरेनियम का बॉम्ब से, पहला जब उसमें स्प्लिट होगा तो ऐसे समझ में 450 के 2 ब्लॉक बचे। 2 ब्लॉक 450 के बचे।
50 ग्राम और 100 ग्राम इसलिए वो 100 ग्राम कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। अच्छा फिर अगला जो होगा चेन रिएक्शन वो इतनी टाइम आ रही ना होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक वो खत्म हो। ये अच्छा खत्म हो जाता है, इतने रिग्रेस नहीं है ये। नहीं, धीरे धीरे में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको खत्म करने में। अच्छा अच्छा, और तब तक रहता है ये, और तब तक प्रोड्यूस करता रहता है। यूज करता है, बस ये होता है कि जैसे जैसे उसकी एज हो जाती है जी उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है वो Okay. कम होता है। जाहिर सी बात है मास रिड्यूस हो गया तो इसी को कहते हैं स्पेंट फ्यूल। 1.5 साल 2 साल रिएक्टर में रहने के बाद जो फ्यूल बचता है उसको स्पेंट फ्यूल कहते हैं। उसको ले जाके कहीं सिक्योर जगह पर रखना पड़ता है, नहीं तो उसका रेडिएशन इतना ज्यादा होता है कि आदमी के लिए, इंसान के तो लिए ये कहाँ रखते हैं इसको? बहुत ही सिक्योर लोकेशंस होती हैं। कोई माउंटेन के अंदर नीचे रखते हैं, कहीं बहुत ज्यादा डीप में टनल बना के उसको वाटर के अंदर रखते हैं। काफी सिक्योर प्लेस होता है वो, कोई जाने वाटर वाटर ये वाटर जो है वो ओशन में भी फेंक देता है। भाई कंटेमिनेशन होगा। ओशन में अगर आप डालेंगे तो वो कंटेमिनेट करेगा पूरा एरिया, रेडिएशन फैलेगा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सी लाइफ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सब रेडिएशन अच्छी चीज़ नहीं। तो ये तो कितना भी बड़ा पहाड़ हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से डंप करते जाएंगे तो उसका भी अल्टीमेटली इसका तो खैर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कि वो स्पेंट फ्यूल को रिप्रोसेस करके उसके रेडिएशन को काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, जिसके बाद जो बचे हुए फ्यूल हैं उनको रिसाइकिल करते हैं फिर से। तो एक छोटी सी यूरेनियम पैलेट इतनी एनर्जी कैसे दे देता है? जी वो मैंने बताया आपको जो फिजिकल फिनोमेना है। हाँ। जब आप उसको स्प्लिट करते हैं तो जो मास का डिफरेंस होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी। तो न्यूट्रॉन का यहाँ पे क्या रोल होता है? न्यूट्रॉन बेसिकली एक हाई स्पीड बुलेट है। हम्म। जब आप स्प्लिट करते हैं तो उससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो जाके टकराते हैं बाकी यूरेनियम के फील्ड चार्ज से और उनको तोड़ते हैं, और ये चेन रिएक्शन चलता है। ये चेन रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी, उसी को यूज किया जाता है। अब उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे 10 न्यूट्रॉन शुरू में हुए वैसे 5 आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो 5 ही बचे जी, बाकी को अटैक करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर इंडिया में आप देख रहे हैं फ्यूचर में ये? जी जी, इंडिया में 2 रिएक्टर्स तो पहले के जो है वो यूरेनियम बेस्ड है। इंडिया में थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है जो कि यूरेनियम से चीपर है और पूरी दुनिया में काफी एबंडेंस। यूरेनियम थोड़ा रेयर है, थोरियम काफी एबंडेंस है। थोरियम में प्रॉब्लम ये है कि थोरियम उसको स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे गैसोलीन है या पेट्रोल है, उसमें आप माचिस लगाए कहीं आग लग जाती है। लकड़ी को जलाने के लिए उस पर थोड़ा तेल डालेंगे कुछ करेंगे। जी जी। यही फर्क यूरेनियम और थोरियम। तो उस पे ये भी यूरेनियम टाइप की कोई चीज चाहिए होगी इसको चाहिए स्टार्ट। जब वो स्टार्ट हो जाता है जी, तो फिर वो फीचर अपने आप धीरे धीरे कुछ और से तो तब अगर आपको ये जो यूरेनियम और न्यूट्रॉन इन सबों को अगर एक आम इंसान के को समझने के लिए एग्जाम्पल से समझा सके आप, जी या आसानी से समझ सके। जी। तो जो आप एटम देखते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो यूरेनियम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो सेंटर में होता है, तो जब न्यूट्रॉन उस पर अटैक करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। बेसिकली अगर 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो वो 4-4 के ग्रुप में बढ़ गए, बाकी 2 एक्स्ट्रा जो निकले हो गए उन्होंने दूसरी जगह अटैक किया। ये चेन रिएक्शन से होता है। जैसे आपके घर में रह रहे हो, आप 4 भाई भी आपस में लड़ गए, उसके बाद अलग अलग होकर स्पार्क होगा जी। 2 भाई ने अलग घर ले लिया, 2 भाई ने अलग घर ले लिया, माँ बाप अकेले बचे। इसी तरीके से उनका भी होता है, इलेक्ट्रॉन बेचारे अकेले बचते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ अटैक करते हैं, सब प्रोसेस बना। तो रेडिएशन बात तो रेडिएशन वक्त लफ्ज जो सुनते ही बुखार लोग पीछे लगता है, तो ये सही है या मिथ है? ये सही है। या कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल आता है उससे जो रेडिएशन होता है वो इंसानों के लिए और कोई भी लाइफ के लिए डेडली होता है। इसको ऐसे समझिए कि माइक्रोस्कोपिक बुलेट्स हैं
जो आपके बदन में चीज़ों पे जाती है जब, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डैमेज करती है। वो आपके सेल के न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर देती है। इस तरीके से म्यूटेशन होता है। आपका डीएनए जो है वो तोड़ है, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इस लेवल पे काम होता है। तो खतरनाक होता है बेशक, इससे तो वैसी बात है। अगर आप एक्सपोज हो गए न्यूट्रॉन रेडिएशन को काफी देर, तो हम लोग रोज किस तरह से एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से? जी हम लोग एक्सपोज होते हैं, सोलर रेडिएशन है, सन का जो आता है रेडिएशन, वो है अच्छा, तो नेचुरल रेडिएशन। नेचुरल रेडिएशन। लेकिन वो लिमिट पर होता है कि इंसान साइड इफेक्ट नहीं होता उसका। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, अगेन उस लेवल का होता है कि इंसान को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन रेडियो एक्टिव यूरेनियम या इस तरीके के रेडियम फॉर एग्जांपल, उससे अगर आपका वास्ता पड़े लक्षण हुआ, हाँ, नुकसानदेह है। वो डीएनए स्ट्रक्चर तक आप बताते हैं कि वो जो आपको म्यूटेशन के बारे में सुना होगा, जी म्यूटेशन का मतलब ही यही है कि आपका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हम्म, तो आप जिस तरीके से आपकी सेल रिप्रोड्यूस होनी चाहिए वो होती नहीं, तो इसका मतलब वो कैंसर में तब्दील हो सकता है या जी। फिर चेंजेस आ सकती हैं। तो इसके लिए मतलब ये तो हम लोगों को, जब आम इंसान तो इसके एक्सपोजर में नहीं है, जी जो साइड इफेक्ट ज्यादा करते हैं। जी। थोड़ा बहुत तो ही, क्योंकि हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जी बहुत सारे और सिग्नल्स हैं जो हम लोगों के आसपास पास होते हैं, जी जी तो वो तो होते ही हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट रेडिएशन जी। वर्सेस मेडिकल रेडिएशन, जी तो फर्क क्या समझते हैं? जी फर्क बहुत है। जो न्यूक्लियर प्लांट रेडिएशन है वो बेसिकली आपका न्यूट्रॉन बेस्ड है। जी जो मेडिकल रेडिएशन होते हैं वो कंट्रोल पॉजिटिव पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स नहीं होते Okay. हैं, उनका पार्टिकल्स होते हैं जो कि बड़े होते हैं साइज में। उसमें आपका ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो इमेज प्रोड्यूस करे, यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो आपको अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं इमिट होते हैं और बाहर जो डिवाइसेस लगी होती है उस बेसिस पे आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर के पिक्चर बनाते हैं, वापस आते हैं, उसको कलेक्ट करना होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन अगर दिया जाएगा तो सिवाय डैमेज का कुछ नहीं होता। तो दोनों की एप्लीकेशन बहुत फर्क होती है, इसलिए ये ओरिजिनल है। जी। और अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात उससे भी डैमेज तो होगा। तो ये जो अपने रेडिएशन का इशू है, ये क्वांटिटी का होता है या एग्जिस्टेंस का होता है? क्वांटिटी नहीं होती। जी। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन से रेडिएशन हुआ और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, क्वांटिटी से ही होता है, एग्जिस्टेंस से इतना नहीं है तो। जी। लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा है देन इट विल अफेक्ट। अब आपको 2-3 मील्स फॉर एग्जांपल मील्स जी। में काम किया जाता है, अगर बहुत ही कम है तो कुछ नहीं हो। तो ये अपना जो आपने बात की यूरेनियम की, जी एक तरफ तो बड़ा सुकून के साथ एनर्जी जनरेट करता है जो आम आदमी को फायदा करता है, जी दूसरी तरफ एटॉमिक बम भी बनाता है। जी जी। तो मतलब इस डिफरेंस को कंट्रोल करता है साइंस या इंसान? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, कंट्रोल तो इंसान के हाथ में है। जी। साइंस ने तरीका बताया कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। साइंस ने ये नहीं कहा कि आप इसको ऐसे ले जाके लोगों की जान लें। ये फैसला इंसान करता है। अगर आपने साइंस ने फॉर एग्जाम्पल आपको बल्ब भी दिया, जी। इससे हम लोग बैठ के रोशनी में सारा काम कर सकते हैं। अब यही बल्ब इतना गर्म हो जाए कि आप किसी को लगा दें तो जल जाएगा। जी। तो ये साइंस ने फैसला नहीं किया, ये इंसान ने किया कि इस बल्ब का यूज कैसे करना। एक इंजीनियर के लिए आप हैं, तो इनके लिए यूरेनियम के साथ काम करना मेंटली बहुत हेवी होता है या इजी है? इसके साथ सॉरी, ये जो आप यूरेनियम के साथ अगर काम करते हैं ये भी तो क्या इफेक्ट आता है माइंड पर या? स्ट्रेसफुल वर्क होता है। मुझे याद है मैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने के लिए गया था, लोगों के साथ कस्टमर के साथ बात हो रही थी, तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि वो रिएक्टर उस वक्त लाइव था। लेकिन सेफ्टी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है
कि वो कोई रेडिएशन लीक नहीं होता, कुछ नहीं। मैं जब पहले जा रहा था तो बहुत घबराया। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऑर्डिनरी ऑफिस में बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो ये ज्यादातर लोग पुरानी स्टोरीज और हाँ मूवीज देख देख के लोगों ने अपने माइंड सेट बना रखा है। मैंने भी बना रखा था, जब तक मैं वहाँ गया नहीं मुझे पता चला। जाहिर सी बात है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सारे कंट्रोल्स और सपोर्ट, वो सेफ्टी सब ब्रेक हो जाती है, वो डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर होता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी का जो जी वो तो बॉम्ब है। बॉम्ब थे, यही टेक्नोलॉजी यही थी जिसकी। जी उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स के फ्यूल होते हैं जी वो बॉम्ब नहीं बन सकते, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसकी प्योरिटी जो है, प्योरिटी लेवल डिफरेंट होती है। जो बॉम्ब होता है वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है। तो इसका इसका जो बॉम्ब बनाया तो उसमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल, मतलब मटेरियल तो सेम है, फ्यूल भी उसी तरह का होता है। नहीं, यूरेनियम का फ्यूल जो होता है वो यूरेनियम 235 से बनता है, एक तरीके की ब्रांड्स होती है। जी और जो बॉम्ब होता है वो हाईली प्योरीफाइड होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल यूरेनियम के हाईली प्योरीफाइड होते हैं। जो उसका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा ही काफी प्रोड्यूस करता है, वो डिफरेंट होता है। उसको ऑपरेट करना और डिफरेंट, मतलब वो रिग्रेस करता है, मतलब बढ़ता जाता है जब इस तरह का यूज करता है। कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जी जब उसमें आप बॉम्ब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। हाँ, दो ही इवेंट बहुत बड़े बड़े जी। दिखाई पड़े हैं अब तक। जी उसके आज तक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अल्लाह ना करे तीसरा कोई इवेंट हो ऐसा। अभी उसका मतलब रेडिएशन अभी तक उसका जनरेट होता जा रहा है। अब तो खैर उसका रेडिएशन नहीं है, क्योंकि जो अभी न्यूक्लियर रिएक्टर का फेलियर हुआ था जी फुकुशिमा, हम्म, जिसमें रिएक्टर इटसेल्फ कॉम्प्रोमाइज हो गया था, उसका रेडिएशन रहेगा। उसको गवर्नमेंट ने बेसिकली कंक्रीट स्लैब से ढक करके समुद्र के अंदर ही कर दिया है। वो एरिया आउट ऑफ लिमिट फॉर ह्यूमैनिटी। यूएस में, नहीं, जापान में। जापान में। ओके। ये मेरे ख्याल है 10 साल पहले की बात है। हम्म, तो वो ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जो हिरोशिमा नागासाकी का था वो रेडिएशन खत्म हो चुके हैं। अब खत्म हो चुकी है। अब खत्म, जहाँ तक मुझे पता है। जी तो उसका इतना ज्यादा तो 60-70 साल हो ये गए। काफी वक्त हो गया। जी, मसलन वो काफी नंबर ऑफ जो मटेरियल होता है वो कम होता है क्वांटिटी वाइज कंपेयर टू रिएक्टर। उस इवेंट ने न्यूक्लियर साइंस को कैसे चेंज किया था? जी न्यूक्लियर साइंस तो कंटिन्यू रही, क्योंकि रिएक्टर उसके बाद भी बने हैं। जी हाँ, ये है कि उसने एक इसका बुरा पहलू एक्सपोज किया ह्यूमैनिटी के लिए। बात वही आ जाती है, साइंस आपको तरीका बताता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको डिसाइड करना होता है। उसका पीसफुल एप्लीकेशन है जिससे आप ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे सकते हैं, और डेंजरस एप्लीकेशन है जो कि नागासाकी हिरोशिमा में हुआ। तो इसी में आज दुनिया एक क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर उसे क्लाइमेट प्रेशर भी है और राइजिंग डिमांड भी है एनर्जी की। तो इसे कैसे सिंक और इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं? जी, तो सही बात है। अपनी प्रायोरिटी क्या है? जी हर कंट्री की अलग प्रायोरिटी होती है। जाहिर सी बात है, हम लोगों की जो मॉरल प्रायोरिटी है वो ये होना चाहिए कि प्लानिट को प्रिजर्व करें, अपने बच्चों के Sustainability लिए, बहुत जरूरी है। मेरे आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग क्या छोड़ें। सस्टेनेबिलिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद फिर देखें आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी हमें उस सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए मदद कर सकती है। And that's where the focus needs to be. तो ये न्यूक्लियर बिना यूरेनियम के भी पॉसिबल है? न्यूक्लियर में थोरियम यूज कर सकते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट है। बस उसको इनिशिएट करने के लिए यूरेनियम चाहिए। वहाँ कुछ ना कुछ चाहिए जी। स्टार्ट करने के लिए। अगर हम इस ग्लोबल साइंस को सिर्फ वो एक पल के लिए इंडिया पर रखते हैं, जी, तो इंडिया यूरेनियम और न्यूक्लियर को लेकर कॉशंस क्यों दिखता है? दरअसल थोरियम एक नई टेक्नोलॉजी जी और यूरेनियम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो बाहर से आपको इम्पोर्ट करना है। जी जब कहीं भी आप बाहर से इम्पोर्ट कराने की सिचुएशन में आते हैं, you're exposed. Your country is exposed to tariff. आजकल tariff का issue है। तो उससे बचने के लिए कंट्रीज कोशिश करती हैं कि अपनी होम डेवलप होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है,
उस लिहाज से इंडिया काफी प्रोग्रेसिव है थोड़ी थोड़ी। ओके जब ये इकोनॉमी ऑफ स्केल अप्लाई होगी इसमें तो थोरियम जो है फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत अच्छा टूल साबित होगा। होगी ना देर यार, उसमें टाइम लगेगा। जब ये हो जाएगा मुझे लगता है इंडिया का जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर होगा वो काफी सक्सेसफुल होगा। पावर मतलब Power generation। पावर का जो स्कैसिटी खत्म हो जाएगी इससे तो जी, ये डिपेंड करता है कितने ज्यादा रिएक्टर्स बनवा सकते हैं। हाँ टाइम लगेगा। कभी भी एक टेक्नोलॉजी 100% प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देन यू डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन प्रॉब्लम, वन इशू, वन सोर्स। जी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो इट कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड। तभी तक हमने बातें की कि जो एनर्जी एक जमीन से हमें जी मिलती है, जी एक सूरज से एनर्जी मिलती है, जी सोलर एनर्जी। जी तो इसे एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे। जो Solar। चीजें आपने हाँ जी। सोलर एज अ फ्यूल उसको आप सोलर प्लांट की तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स में जिसमें सोलर रेज को कंसंट्रेट करके स्टीम बनाई गई है जी और फिर वापस वही स्टीम टरबाइन जनरेटर का एप्लीकेशन किया है। तो टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आपको सोलर जो एनर्जी है वो आपको सिर्फ 40% एफिशिएंसी दे सकती है। इसकी वजह यह है कि 12 घंटे तो लेकिन इको फ्रेंडली होगा ये। इको फ्रेंडली जब आप लगा देंगे उसके बाद रहेगा, लेकिन जब उसको प्रोड्यूस करने में वो वाला तो रहेगा, जी। कार्बन तो निकलेगा, इसकी वजह से तो रहेगा। लेकिन जो फ्यूल और जो रॉ मटेरियल्स की वजह से जो पोल्यूशन हुए हैं इंडिया में, तो कोल से तो और ज्यादा पोल्यूशन से, जी एयर पोल्यूशन से, फ्लाई ऐश से, जी इसके अलावा वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, यूटिलाइज होता है, और कार्बन तो होता ही होता है, वो तो रहेगा। जी लेकिन ये दो तीन चार चीजें जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो पोल्यूशन है उससे बचाया जा सकता है। जी। कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। सोलर देखिए दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक तो जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं कैपेक्स, और दूसरा होता है ऑपेक्स। कैपेक्स जो आपको खर्च लगता है कोई प्लांट लगाने में, जी और ऑपरेशन एक्सपेंस वो जो आपको प्रोड्यूस करने में, पावर प्रोड्यूस करने में। तो सोलर में जब आपने एक बार लगा दिया तो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम होती है। कोई फ्यूल नहीं डालना, बस उसकी मेंटेनेंस, झाड़ पोछ, साफ सुथरा रखना। बस सोलर में प्रॉब्लम ये है कि जो सन जब तक है, सूरज जब तक है, तभी तक आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन प्रोड्यूस तो होता है ना उसके बाद भी रोशनी से। जी, रात में कैसे प्रोड्यूस करेंगे? रात में नहीं होगा। तो जब रात में प्रोड्यूस नहीं होगा तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको कोई सेकेंडरी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब वही जो सोलर आपका बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे था, अब सडनली उसमें कॉस्ट ऐड हो गई, क्योंकि आपको रात में पावर प्रोड्यूस करना है। तो इसको इक्वेशन पूरा हम लोग देखते हैं 24 आवर पावर साइकिल में कितना एक्सपेंस आ रहा है। तो उस बेसिस पे जब आप कैलकुलेट करना शुरू करें तो उसमें कोई क्लियर विनर नहीं है। अच्छा, ये बड़ी एक स्ट्रेंज सिचुएशन है, इसलिए जो है वो ये हाफ की स्टोरी देती है हमेशा। रिसर्च इज गोइंग ऑन। जी, रिसर्च हो इज सकता है कि अभी कुछ जी निकल आए कि सोलर थर्मल या न्यूक्लियर हाइब्रिड जी टाइप की चीज। न्यूक्लियर हाइब्रिड हो गया तो उस वक्त न्यूक्लियर हो गया रात में, और दिन में जी। वो सोलर हो गया, ये हो सकता है। तो एनर्जी का फ्यूचर में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है, मतलब फ्यूल, टेक्नोलॉजी या ट्रस्ट? ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो फ्यूल है। अगर आप एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, जिनके पास फ्यूल है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो जब एनर्जी की बात करें आप तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ पावर प्रोडक्शन नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी चीज़ें। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज के लिए। तो जो आप प्रोग्रेसिव लोग देखेंगे जिनका रुझान कंट्री की डेवलपमेंट इसमें है, उनके लिए ये है। और जो ह्यूमैनिटी बेस्ड हैं उनके लिए सस्टेनेबिलिटी, दोनों का इंटरेक्शन, दोनों को क्रॉस रोड पे आना जरूरी है। एनर्जी विद सस्टेनेबल फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम सभी को, जितने भी लोग हैं, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, बिजनेस लीडर्स हो, सोचना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का नाम निशान नहीं है।
तो सस्टेनेबिलिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उस पर तो ध्यान रखना ही जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे इन्वेंशन हो, लेकिन उसको इस क्रॉस रोड पर आना जरूरी है जो आपने बोला, सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, एनर्जी का हम कुछ शॉर्ट में सवाल जवाब। यूरेनियम में मिसअंडरस्टूड है या मैजिकल है? मिसअंडरस्टूड है, इसमें मैजिकल कुछ नहीं है। एक बार इसे समझेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, 2 और 2 4 की तरह साफ। ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, रॉकेट साइंस हम लोग बोलते हैं, रॉकेट साइंस क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे तो लगता है नहीं, रॉकेट तो आप बच्चों को देखते हुए आते हैं, बस उसका कंट्रोल आना चाहिए। जी, हम लोग मौका मिलेगा तो स्पेस और रॉकेट साइंस पर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मेरे कुछ मिथ्स या कुछ परसेप्शंस हैं आपसे मैंने शेयर किया था। जी जी। आपका हालांकि जवाब बड़ा अच्छा था उसमें। तो न्यूक्लियर फियर या फैक्ट? बहुत, क्योंकि जिनको फैक्ट पता होता है वो और भी ज्यादा डरते हैं, जिनको नहीं पता होता तो घबराते हैं। दोनों की जरूरत है। जब आपको फैक्ट सही तरीके से पता देन फिर वो विल रिड्यूस। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूचर, यस या नो? माय पर्सनल ओपिनियन इज एब्सोल्युटली यस। यस, क्योंकि न्यूक्लियर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप सस्टेनेबल पावर जनरेशन कर सकते, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते। अच्छा, वन एनर्जी मिथ यू हेट? One energy myth that I hate, Yeah. that it doesn't produce global warming. अच्छा, इट इज मिथ? It doesn't produce global warming. मतलब इट इज फैक्ट और मिथ? नहीं, produces, right? प्रोड्यूसर ना? Right. myth ये है कि ये produce नहीं करता। ओके 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 ओके। फैक्ट ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मतलब आप इस लाइन में होते हुए भी आप कह रहे हैं कि इसका। जी, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। जी, तो वन वर्ड यू कैन डिफाइन द फ्यूचर पावर। फ्यूचर पावर, फ्यूचर पावर में रिन्यूएबल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन सस्टेनेबिलिटी, बार बार मैं कह रहा हूँ, होना चाहिए, ये तो एब्सोल्यूट है। टोटली इट्स नॉट एन ऑप्शनल, इट्स नॉट चाहिए, मस्ट। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आप पिछले 20-25 साल में जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, जी, आप उसको जहन में रखें। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो अगले 20-25 साल में क्या हो? तो ये मस्ट है, इट्स नॉट शुड, हैज टू बी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। सस्टेनेबल पावर जनरेशन हैज टू बी द वे फॉरवर्ड। हमने एक बार पॉडकास्ट किया है, हमारे एक साइंटिस्ट हैं बगलथराम से, जी। उन्होंने बताया कि 2040 तक इंडिया में जी। जो कल्टीवेशन है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो जीरो होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलिटी है वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए वो कम होती जाती है और उसका प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है। जो बहुत सारी चीजें उसमें चाहिए होती हैं, तो प्रोपोर्शन भी होता जा रहा है। तो वो एक्सेसिव यूज कर करके हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं। 2040 तक वो खत्म होता जा रहा है, बट इट इज नॉट इन द मैनिफेस्टो ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सस्टेनेबिलिटी तो प्राइम होना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं? तो ये ख्याल मासेस के जहन में आना चाहिए, लोगों के जहन में आना चाहिए कि सस्टेनेबल ठीक है, हमको मोबाइल भी चाहिए, हमको लाइट भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी शुड बी इन टॉप प्रायोरिटी। तो ये हम लोग समझेंगे, तब हम बड़े लोगों को समझा पाएंगे। जो मॉडरेटर है उनके तक हम पहुंचा देंगे। बहुत जरूरी है। तो कोई फाइनल रिमार्क, कोई सजेशन, कोई बात आप कहना चाहें? जी, बस यही कि समझें एनर्जी की नीड को। एनर्जी जरूरी है सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में। साथ साथ ये भी समझें कि दूसरी अर्थ नहीं है, हम लोग यही रहेंगे, हम लोगों की आने वाली जनरेशन यही रहेगी। जो हम लोग आज करेंगे वो हम लोग की जनरेशन, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, के बच्चे कुछ नहीं कर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस। चलिए, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा, इंगेजिंग लगा और बड़ी जल्दी मेरे ख्याल से 45-50 मिनट का वक्त बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।